हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कल पढ़े थे यूनिक बुक का हिस्ट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जो कि वर्ल्ड इंडिया के रूप में रहेगा और केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा के जो विचार था वह किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था एम.एन. राय के द्वारा। वही एक क्वेश्चन आता है, इससे ही लगता जुलता एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो ये हो जाएंगे बी.एन. राव। संविधान सभा के सलाहकार कहेगा तो बी.एन. राव हो जाएंगे। और वही किसने विचार दिया था, तो एम.एन. राय दिए थे। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी। संविधान के जो प्रारूप पर बहस हुआ था 114 दिन तक हुआ था। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहेगा तो भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे। संविधान के निर्माण में कुल दिन लगे थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा यानी कि भारतीय निर्मात्री सभा कौन कौन थी, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान सभा के जो निर्माण करने वाली संस्था थी वो कैसे चुनी गई थी, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। संविधान सभा के अस्थायी कौन थे। संविधान सभा के कहेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और इनको कब चुना गया था, तो जब संविधान की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कहेगा किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये जो संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 में, उसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे देखेंगे। अगला हो जाएगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहेगा तो बी.एन. राव थे। और कहेगा संविधान सभा का औपचारिक सिद्धांत किसने दिया था या विचार किसने दिया था, तो ये हो जाएगा एम.एन. राव। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का आपसे कहेगा गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और जो प्रारूप समिति था इसमें सदस्य कितने थे, अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे। आगे देखेंगे। संविधान निर्माता सभा में यानी कि संविधान निर्माण सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष का कौन थे, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947 को। यानी कि जो राष्ट्रीय झंडा है जिसे तिरंगा कहते हैं, राष्ट्रीय झंडा या तिरंगा को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, तो ये संविधान सभा जो था संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया, तो यही हो जाएगा 26 नवंबर 1949। लागू कहेगा तो 26 जनवरी 1950 में। और संविधान सभा के अंतिम रूप से कहेगा कब बैठक हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का जो अंतिम बैठक था ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और इसमें राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। आगे देखेंगे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितने अनुसूची थी। अनुच्छेद था 395, अनुसूची कहेगा तो 8 थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची है, तो 12। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है, तो ये हो जाएगा प्रस्तावना। और एक क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ये कहे थे भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान की
प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? प्रस्तावना के आधार पर जो भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता है ये जनता में निहित होती है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और भारत की संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही जवाहरलाल नेहरू कहे थे ये एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान के कहेगा अभिभावक कौन है? तो ये हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो ये हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये लिया गया है आयरलैंड से। और इसका कहेगा किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा से। यानी भारत के जो संघीय व्यवस्था है ये कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कनाडा के संविधान से जो राज्यपाल की नियुक्ति होता है अनुच्छेद 155 के तहत, जो राज्यपाल की नियुक्ति होता है अनुच्छेद 155 के तहत ये भी लिया गया है। कहाँ से? तो कनाडा के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया से जो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, तो ये संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। और मौलिक अधिकार कहेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है 51 के क में, अनुच्छेद 51 के क में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश के संविधान का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक जो अधिकार है ये लिया गया है अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण कहेगा तो ये अमेरिका से लिया गया है। जो न्याय व्यवस्था है भारत में जो न्याय व्यवस्था है ये लिया गया है अमेरिका से। विधि के समक्ष कहेगा समानता कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? यानी कि संविधान का जो संशोधन है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 368 में। भाग कहेगा तो भाग 20 में है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 हैं। वर्तमान में कहेगा तो 25। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये लिया गया है भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में कहेगा? तो ये है प्रथम अनुसूची में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद कहेगा 17 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसमें हो जाएगा 19 के ए में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। और इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम जो लड़के हैं वो किसी कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? तो 51 के ए के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 61 के तहत। और ये महाभियोग जो लाते हैं
संसद के कोई भी सदन ला सकता है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों में से कोई। उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, और निम्न सदन कहेगा तो ये कहते हैं लोकसभा को। और संसद के अंग कहेगा तो 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सदन कहेगा तो 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा 76। और भारत के जो महान्यायवादी हैं ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम कहेगा भारत के महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। और संयुक्त अधिवेशन कहेगा तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति, और इसका अध्यक्षता कहेगा तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और ये कह देगा कि किस देश के संविधान से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये अध्यादेश हो जाएगा 123 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो ये अनुच्छेद है 256 के तहत। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 280 के तहत। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 में, यानी कि अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है संविधान संशोधन का, और ये इसका भाग 20 में भी उल्लेख है, और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उससे हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1956 में। अध्यक्ष पूछेगा तो फजल अली थे। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो ये बनाया गया था 1955 में। नागरिकता के संबंध कहेगा तो भाग 2 में है, और अनुच्छेद कहेगा तो 5 से 11 तक है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। आगे देखेंगे, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण समिति के तहत। और ये जोड़ा गया था मूल कर्तव्य स्वर्ण समिति के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संसद का अस्थायी सदन कहेगा किसे कहते हैं? तो ये राज्यसभा कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग होता है अनुच्छेद 85 के तहत, और कहेगा कौन भंग करते हैं? तो राष्ट्रपति। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा ये और राष्ट्रपति के द्वारा। ये सब जो तीनों हैं ये भारतीय संसद का अंग हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बुलाते हैं राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। आगे देखेंगे, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक होना चाहिए? तो कम से कम 2 बार होना चाहिए। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद के जो वेतन का निर्माण करते हैं वो खुद से करते हैं संसद ही। भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत का जो पार्लियामेंट था स्वतंत्रता के बाद इसका उद्घाटन हुआ था 1952 में। और वैसे कहेगा कि भारत के जो संसद भवन था उसका उद्घाटन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा। और भारत के जो पुराना संसद भवन है उसका नींव रखा गया था 1921 में। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति होता है तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा महाभियोग के जरिए, जिसमें लोकसभा या राज्यसभा कोई भी महाभियोग ला सकता है। और ये कहेगा अनुच्छेद कितना के तहत? 61 के तहत। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को। सबसे लंबा समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार के
इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 में बिहार के सिवान जिला में। और सबसे अधिक ये कहेगा प्रधानमंत्री किसका कार्यकाल किसका है, यानी कि प्रधानमंत्री कौन है जो कि लंबे समय तक रहते, तो जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और ये दोनों पहले थे, यानी कि प्रधानमंत्री पहला थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति पहले थे राजेंद्र प्रसाद। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे, एन संजीव रेड्डी। यानी कि कौन ऐसा राष्ट्रपति हुए जिसे निर्वाचन के द्वारा चुना गया था, यानी कि निर्विरोध, तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। निर्विरोध कहेगा राष्ट्रपति कौन थे, तो एन संजीव रेड्डी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखेंगे, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है, तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 143 के तहत। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है, तो अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, तो ये धन विधेयक हो। धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। और राष्ट्रपति के कार्यकाल भी कहेगा तो 5 वर्ष का ही होता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, तो जब मत के बराबर हो जाएगा तब, यानी कि मत बराबर रहने पर। आगे देखेंगे, कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, तो संसद के मनोनीत सदस्य। ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, तो संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये किसका पदेन सभापति होते हैं, तो ये हो जाएगा राज्यसभा के। और अनुच्छेद कहेगा कि किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 64 के तहत। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है ये 250 हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं 12 होते हैं। और लोकसभा में कहेगा तो 2। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 30 वर्ष। वह कौन सी सभा है जिसका सभापति उस सदन का अध्यक्ष नहीं होते हैं या सदस्य नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा राज्यसभा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, तो हो जाएंगे पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो ये हो जाएंगी नरगिस दत्त। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो ये 500। आगे देखेंगे, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों से कुल कितने प्रतिनिधित्व का निर्वाचन होता है, तो ये होता है 13। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मालवंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत संयम अयंगर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मालवंकर थे, यानी कि जीबी मालवंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत शयनम अयंगर। उपाध्यक्ष तो अनंत शयनम अयंगर हो जाएंगे। लोकसभा में राजस्व सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यानी कि कब तक रहेगा, तो ये 2026 तक रहेगा। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु तो 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 3 अप्रैल। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। और लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल। लोकसभा को हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा के गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 और लोकसभा तो 17 अप्रैल 1952 में। और दोनों के बैठक हुआ था
दोनों के लोकसभा या राज्यसभा कहेगा, दोनों के बैठक हुआ था 13 मई 1952 को। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बिहार से लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 40। बिहार में लोकसभा की सीट कहेगा तो 40, राज्यसभा का हो जाएगा 16। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कहेगा तो 80 हो जाएगा, राज्यसभा के हो जाएगा 31, राज्यसभा के 31, लोकसभा के 80, विधानसभा कहेगा तो 403 हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और बिहार में लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा के कहेगा तो 16 हो जाएगा। अगला है, लोकसभा में कोरम यानी कि गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। और राज्यसभा एक ऐसी है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। आगे देखेंगे, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। आगे देखेंगे, नीति आयोग का प्रधानाध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के गठन कहेगा तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था, योजना आयोग के स्थान पर। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, और ये 13 दिन तक रहे थे। और सर्वाधिक दिन तक कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। संसद के 3 दशक या संसद के उस पार पुस्तक के लेखक कहेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कहेगा तो राजीव गांधी हो जाएंगे। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखेंगे, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद के व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। और वही कहेगा, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और सामूहिक रूप से अगर पूछेगा तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। और इनका विभाग कौन था? तो ये स्वास्थ्य मंत्री थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण के पिता भी कहा जाता है। भारत में एकीकरण के पिता कहते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने वाला प्रथम मंत्री कौन थे? ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री कहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कहेगा, राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता हो जाएंगे कमलापति त्रिपाठी। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीबी मलवंकर को, क्योंकि ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीबी मलवंकर। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के मानवादी होते हैं। और प्रथम भारत के मानवादी कहेगा तो MC सीतलवाड़ थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के मानवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के तहत। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। राज्य के कहेगा तो एडवोकेट जनरल होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कनिया थे। हीरालाल जे कनिया थे। और वही कहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के गठन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो ये संचित निधि से। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं उनको वेतन कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय गठन किया जाता है अनुच्छेद 214 के तहत।
और सर्वोच्च न्यायालय का गठन करेगा तो इसका संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1917 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? तो राज्यपाल के शपथ। उच्च न्यायालय के कहेगा न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं किसके समक्ष लेते हैं? तो राज्यपाल के समक्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी लीला सेठ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर यानी कि मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कहेगा तो लीला सेठ, और केवल न्यायाधीश कहेगा तो अन्ना चंडी हो जाएंगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के तहत। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। आगे देखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 163 में। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश के। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये विधानसभा के प्रति। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत की राजभाषा क्या है? तो ये हिंदी है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है संसद में। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। और इसमें कहेगा कितने विषय थे? तो 29। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहेगा उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहाँ पर किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था राजस्थान के नागौर में। और भारत में दूसरी जो पंचायती राज व्यवस्था लगा था वो लगा था 11 अक्टूबर को नेल्लौर जिले में लगा था। नेल्लौर जिला हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। दूसरा, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, पंचायती राज की आधारशिला है। पंचायती राज की जो आधारशिला है ये है ग्राम सभा। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो एकल नागरिकता भारत में है ये किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी किया जा सकता है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के तहत। उच्चतम न्यायालय कहेगा रिट जारी करेगा 5 प्रकार का अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। आगे देखेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है तो ये ग्राम पंचायत की स्थापना। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है तो ग्राम पंचायत की स्थापना को। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो ये राज्य के लिए है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 39 के ए में मिलता है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 के तहत। आगे देख लेंगे, किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को। संसद के जो है 3 अंग है, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। सदन कहेगा तो 2 है, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के कितने अंग है? तो 3 है। संसद के निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन है? निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा, उच्च सदन कहेगा तो राज्यसभा। लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये राष्ट्रपति हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसके द्वारा? तो न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता
प्रतिबंधित है तो न्यायिक समीक्षा से बंधित है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो 6 माह। यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे भारत का यह विश्व का भूगोल। भारत है विश्व का भूगोल। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि आप सर्च कर सकते हैं सुबह स्टडी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।